हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट को स्टार्ट करेंगे, जो कि ये आपका एक न्यू सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट हम आपको पढ़ाएंगे, और एक सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और एक सब्जेक्ट जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट 15 क्लास आपका हो चुका है। 15 क्लास हो चुका है। मेजरमेंट में भी 5-6 क्लास हो गया है, और इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये यूनिट 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सुजाता बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का कुछ कुछ चीज जो है आप FEEE में पढ़े होंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर वगैरह वहां पे भी पढ़ना था, ट्रांजिस्टर वगैरह वहां पे भी पढ़ना था। तो हम ये मान के चलते हैं जो FEEE में आप बेसिक चीज पढ़ के आए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो बेसिक से ही उठाएं, जो एक टोन मेरा और आपका बना रहे। तो यूनिट 1 की बच्चा, हम यूनिट 1 की सिलेबस की बात कर ले तो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में पढ़ना है। और सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स में ये जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर में सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है, और उसी में हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड बैसिंग और रिवर्स बैसिंग। देखेंगे कैसे फॉरवर्ड बैसिंग करते हैं, कैसे रिवर्स बैसिंग करते हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इन सारे चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आने वाला है जीनर डायोड। ठीक है ना। जब हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, उसके बाद एक जीनर डायोड आएगा। ठीक है ना। जीनर डायोड का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसका, और उसका वर्किंग देखेंगे। मींस आपको ओवरऑल जीनर डायोड के बारे में पढ़ना है। जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है ना। तो वो जब टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में हम आपको बताएंगे वो सारा चीज। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायोड रेक्टिफायर। ठीक है ना। डायोड रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में आपको पढ़ना है। और रेक्टिफायर जो है बच्चा क्या करता है, तो वो एसी को डीसी में बदलता है। एसी को रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है। और रेक्टिफायर कहां लगा रहता है, तो रेक्टिफायर जो आपका चार्जर होता है ना, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, एडाप्टर वाला पार्ट होता है, उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। और रेक्टिफायर किसका बना होता है, तो रेक्टिफायर डायोड का बना होता है। ठीक है ना। ये सारे चीज को हम आपको 1 बाय 1 करके बताने वाले हैं। और रेक्टिफायर के बाद हम आपको बताएंगे फिल्टर, जिसमें सी, एलसी एंड पीआई फिल्टर, ये सारे को हम लोग बताएंगे। तो फिल्टर क्या करता है, तो फिल्टर जो है वो एक तरह से फिल्ट्रेट करने का काम करता है। ये जो है ना बच्चा रेक्टिफायर, वो एसी को तो डीसी में बदलता है, बट डीसी जो मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है। ठीक है ना। मीन्स वेरिएशन होता है उसमें, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। और हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में करने के लिए, बदलने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना। फिल्टर क्या करता है, तो जो अनवांटेड चीज है, जो यूजफुल नहीं है, उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। जैसे ऐसे समझिए, जब आप चाय बनाते होंगे तो चाय छन्नी जो होता है, जिससे आप जब छानते हैं, तो चाय छन्नी क्या करता है, जो पीने योग्य है उसको क्या करेगा, आप नीचे चला जाएगा, और जो चाय पत्ती वाला पार्ट होता है, चाय पत्ती क्या होता है, अलग हो जाता है। तो
चाय पत्ती क्या है, अनवांटेड चीज है, अनवांटेड है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग नहीं पीते हैं, तो उसको अलग कर देता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको अलग कर देता है। तो ये जो चाय छन्नी जो होता है बच्चा, वो एक तरह का फिल्टर का काम करता है, और ये ऐसा आपको हर जगह पे, आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे दिख जाएगा, जो कहीं ना कहीं फिल्टर के तौर पे फिल्ट्रेट करने के लिए कुछ न कुछ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फिल्टर यूज करेंगे उसका काम क्या रहेगा, तो वो पल्सेटिंग डीसी जो मिलेगा ना, रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी तो मिलेगा, बट वो पल्सेटिंग डीसी रहता है। तो पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। फिल्टर कहाँ पे यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया जो पूछता है फिल्टर कहाँ पे यूज होता है। तो फिल्टर जो है रेक्टिफायर के बाद यूज होता है। क्या काम है उसका, तो पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलता है। तो ये सारा चीज अब टॉपिक पे आएंगे वन बाय वन करके, तब हम लोग इसको देखेंगे। अभी ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, नहीं तो फिर हार्ड लगने लगेगा। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, और इस क्लास में हम आपको यूनिट 1 का सिलेबस ही दिखाए हैं, ठीक है ना। यूनिट 2 जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 2 का सिलेबस दिखाएंगे और स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 3 का आपको सिलेबस देंगे, इस तरह से चलेगा आपका, ठीक है। तो ये यूनिट 1 है बच्चा, और यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इसका टाइप्स होता है वो। तो सेमीकंडक्टर के डिफिनीशन से पहले हम आपसे कंडक्टर और इंसुलेटर का बात कर लेंगे, और ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सारा चीज आप FEEE में पढ़े हैं, तो आपके लिए न्यूज नहीं है, ठीक है ना। हम आशा करते हैं जो आप लोग इससे रूबरू होंगे पहले से। एक बार कमेंट करके बताएं, क्या कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बताइए। देखिए बच्चा, मटेरियल को जो है ना, मटेरियल को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। मटेरियल को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा होगा, तो कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, कंडक्टर, चालक, इंसुलेटर जिसको कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर, और तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो देखिए बच्चा, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छात्र हैं, उनको ये तीनों में सबसे ज्यादा जो मतलब रहने वाला है वो सेमीकंडक्टर से रहने वाला है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो हम लोग घूम फिर के सेमीकंडक्टर पे ही आएंगे। यस सर, सब पढ़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ये सब पढ़ना भी था बच्चा, उसी का एडवांस वर्जन धीरे धीरे हम लोग आएंगे, और आपको यहाँ पे भी डाला है क्योंकि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल ही रहा है, और FEEE में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत ज्यादा जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं मटेरियल को जो है बच्चा, पदार्थ को 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं। कंडक्टर जिसको क्या बोलते हैं, चालक, चालक, ये इंसुलेटर कुचालक, कुचालक, और ये हो गया अर्धचालक, 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 ठीक है बच्चा। तो कंडक्टर की बात कर ले, कंडक्टर की बात कर ले, तो कंडक्टर क्या होगा, ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी, जिसका चालकता सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक होता है। और उसके बाद चालकता किसका होगा, तो उसके बाद चालकता सेमीकंडक्टर का होगा, और सबसे कम या बोलिए चालकता होता ही नहीं है इंसुलेटर के केस में। सबसे अधिक कंडक्टिविटी हो गया कंडक्टर के केस में, उसके बाद सेमीकंडक्टर के केस में, और सबसे कम इंसुलेटर के केस में, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग कंडक्टिविटी के टर्म में बोले बच्चा, कंडक्टिविटी के टर्म में, चालकता के टर्म में बोले, तो क्या बोलेंगे,
चालकता के टर्म में अगर हम लोग कंडक्टिविटी के टर्म में बोले, कंडक्टिविटी चालकता के टर्म में बोले, चालकता के टर्म में बोले तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है? कंडक्टर का होगा, कंडक्टर का। उसके बाद किसका होगा? तो सेमी कंडक्टर का होगा, सेमी कंडक्टर का होगा। और सबसे कम इंसुलेटर का, इंसुलेटर केस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी के टर्म में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी चालकता कंडक्टर का होता है, ठीक है ना। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? चालकता जो है अधिक होता है। अब देखिए, किसी भी पदार्थ का अगर उसका चालकता अधिक है, इसका मतलब उसका जो प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी जो है वो कम होगा। तो रेसिस्टिविटी के टर्म में क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी के टर्म में क्या हो जाएगा? इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी के टर्म में बात कर ले, रेसिस्टिविटी के टर्म में बात कर ले तो सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होगा? इंसुलेटर का होगा, इंसुलेटर का होगा। उसके बाद किसका होगा? सेमी कंडक्टर का होगा, सेमी कंडक्टर का होगा। और उसके बाद किसका होगा? कंडक्टर का होगा। उसके बाद कंडक्टर का होगा, कंडक्टर का होगा, ठीक है। इस बातों को आपको क्या करना है? दिमाग में बैठा लेना है। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के टर्म में ये, जिसका कंडक्टिविटी जितना अधिक होगा उसका रेसिस्टिविटी उतना ही कम होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी अधिक होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, तो जितना जल्दी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कंडक्टर को देखेंगे, फिर इंसुलेटर देखेंगे, फिर सेमीकंडक्टर में आएंगे। सेमीकंडक्टर में जब आएंगे तो ये कंटिन्यू आपके चलते ही रहेगा पूरा सिलेबस में, ठीक है ना, पूरा सिलेबस भर आपका चलता ही रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंडक्टर, चालक, चालक, ठीक है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। A conductor is a type of material that allow the electric current to flow through it. That is, it possesses least resistance in the path of free electrons. ठीक है ना? Least मतलब होता है सबसे कम, least मतलब क्या हो गया? सबसे कम, least सबसे कम हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है? ये मटेरियल का एक टाइप्स है, और हम बताए मटेरियल को तीन भाग में क्लासिफाई किए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास करता है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और इसमें क्या होगा? रेसिस्टेंस जो होगा इसके पाथ में, मींस रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो जब ये करंट अगर अच्छे से फ्लो कर रहा है किसी भी मटेरियल से, इसका मतलब है उसमें जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो कम है, ठीक है ना, प्रतिरोध उसमें कम है। इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप। ओवरलैप कहने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है एक दूसरे के ऊपर होता है, और ये हम आपको इस डायग्राम से दिखाते हैं। ओवरलैप का मतलब देखिए, ये हो गया वैलेंस बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो
ये आपका कंडक्टर के केस में है, एनर्जी बैंड डायग्राम हम इसका देख रहे हैं कंडक्टर के केस में, तो एनर्जी बैंड डायग्राम। और ये वैलेंस बैंड हो गया, मींस ऐसा बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, कोई भी गैप नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने से क्या फायदा होगा सर, तो ये आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा, ठीक है ना, आराम से जा पाएगा। अब मान लीजिए एक तालाब है बीच में, ठीक है ना, तो तालाब है और इसमें गैप नहीं है, मान लीजिए यहां है और एक जो है यहां पे है एकदम नजदीक, तो क्या होगा, यहां से यहां जाना आसान होगा, और यहां से मान लीजिए आप यहां पे हैं और आपको यहां पे जाना है, तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में उतना ही दिक्कत होगा, और जितना नजदीक होगा, ओवरलैप होगा तो सोना पे सुहागा, सबसे अच्छा है। और यही चीज होता है कंडक्टर के केस में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के कारण आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर मूव कर पाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है, चार्ज जो है फ्लो हो पाता है। वही इंसुलेटर के केस में क्या होता है बच्चा, जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो अधिक होता है, ठीक है ना। और अधिक गैप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तरफ ही नहीं पाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है, और जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो इंसुलेटर के केस में करंट नहीं फ्लो करने का कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो है अधिक गैप होती है। सेमीकंडक्टर के केस में कुछ कम होता है, तो उससे करंट फ्लो करता है, और कंडक्टर के केस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखे हैं नो फॉरबिडन गैप, ठीक है ना। फॉरबिडन गैप किसको बोलेंगे, तो फॉरबिडन गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा ना, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है ना। फॉरबिडन गैप क्या हो गया, फॉरबिडन गैप क्या हो गया, फॉरबिडन गैप क्या हो जाएगा, गैप क्या लिखेंगे, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is known as फॉरबिडन गैप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरबिडन गैप बोलेंगे। मींस सिंपल शब्दों में समझिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा ना, उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। और कंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है नहीं होता है, ये एक दूसरे के ऊपर जो है लाई करता है, एक दूसरे के ऊपर जो है लाई करता है। वही चीज बता रहे थे। In case of conductor, the valence and conduction band overlap, overlap समझ गए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और उतना ही अच्छा जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग a small potential difference across a conductor causes the free electrons to constitute electric current। और ये ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, एक छोटा सा जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, कंडक्टर के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है, उसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है। और कंडक्टर का एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चा, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया सिल्वर, सिल्वर जो है कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद हो गया गोल्ड, मींस जिससे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, वो सारा का सारा जो है
कंडक्टर के श्रेणी में आ जाएगा। अब बोलिएगा सर सिलिकॉन भी है, तो सिलिकॉन बच्चा सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है आपका कंडक्टर है। और जब भी कंडक्टर की बात करें तो समझ जाइए जो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करेगा, उसमें क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर। हाँ, तो कंडक्टर हो गया ये आपको डायग्राम बना लेना है, ये डायग्राम क्या करना है, बना लेना है। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, जितना भी मेटल है बच्चा, जितना भी मेटल है, ठीक है ना। और कुछ कुछ एग्जांपल हम आपको बताए भी, जैसे कॉपर बताए, कॉपर क्या है, सेमी ये कंडक्टर हो गया, कॉपर जो है मेटल है, जितना भी मेटल होगा वो सारा का सारा कंडक्टर होगा। कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या है, ये कंडक्टर हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर के केस में, वैसे वैसे क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। हेंस द कंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, समझिए इसका मतलब, ठीक है ना। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर के केस में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, और ये इंपोर्टेंट भी है, दिमाग में बैठा लीजिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या हो गया सर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया, जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का भी वैल्यू जो है बढ़ेगा। एरो ऊपर की तरफ एरो दे रहे हैं मतलब बढ़ेगा, और नीचे की तरफ एरो देंगे मतलब घटेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा, घटेगा। दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है, और कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है, ये घटता है, ठीक है ना। और ऐसा किस केस में होता है, तो कंडक्टर के केस में होता है। कंडक्टर में क्या होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, और चालकता जो है, कंडक्टिविटी जो है, वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। वही इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, उसको भी समझाएंगे। बस अभी आप इतना दिमाग में रखिए, कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ सर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, तो वाइस वर्सा टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू घटेगा, रेसिस्टेंस का भी वैल्यू घटेगा, और कंडक्टिविटी चालकता जो है ये बढ़ेगा, चालकता जो है बढ़ेगा। ये हम अभी केबल और केबल कंडक्टर की बात कर रहे हैं बच्चा, ये जो हम बात कर रहे हैं वो कंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिए, ये कंडक्टर का है। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना।
हम बोल रहे हैं, इसको और क्लियर ही कर रहे हैं। इधर ले लीजिए कंडक्टर बच्चा, कंडक्टर, और इधर लिख लेते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में हम क्या बोल रहे हैं आपको, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो हम आपको बताए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी घटेगा, ठीक है ना। इसी का वाइस वर्सा क्या हो गया, जब टेम्परेचर फिर आप डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, और चालकता क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी ये बढ़ेगा, ठीक है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में इसमें जो है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, निगेटिव टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस का जब वैल्यू घटेगा तो चालकता क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा मतलब चालकता बढ़ेगा, ठीक है ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। इसी का हम लोग वाइस वर्सा क्या लिखेंगे, इसी का वाइस वर्सा हो गया, जब टेम्परेचर को घटाइएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। ऊपर की ओर एरो दिए मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर एरो दे रहे हैं मतलब घट रहा है। टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। ये चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चा, ये चीज को आपको क्या करना है, दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है ना। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और ये दोनों को हम आपको बता दिए, यहाँ पे इंपोर्टेंट है इसीलिए हम आपको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कंडक्टर वाला पार्ट्स हम लोग देख लिए, कंडक्टर वाला पार्ट्स जो है हम लोग देख लिए, कंडक्टर के बारे में हम लोग सीखे, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। अगर हम उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा चालकता अगर किसी में होता है तो वो कंडक्टर ही है, जितना भी मेटल है सब कंडक्टर आता है। कंडक्टर का एग्जाम्पल में हम लोग देखे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे चीजों को हम लोग देखे, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए बेटा कमेंट करके बताइए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब जो टॉपिक है वो है इंसुलेटर, इंसुलेटर इसको बोलते हैं कुचालक, कुचालक,
कुचालक, ठीक है। और इससे क्या होता है, कुचालक से, कुचालक से क्या होता है, तो कुचालक से बच्चा करंट फ्लो नहीं करता है। सर हम लोग का टेस्ट है 21 से। अच्छा, कौन कौन सा टॉपिक से है बच्चा, कौन कौन सा टॉपिक से है आपका बताइए टेस्ट। सर जल्दी से पढ़ा दीजिए। कौन यूनिट 1 से है टेस्ट, टेस्ट बताइए कौन सा यूनिट से है। टेस्ट का टॉपिक कौन सा है, यूनिट 1 है या फिर यूनिट 1 का कुछ टॉपिक है। यूनिट 1 से और 2 से। तो यूनिट 1 और 2 बच्चा बहुत तेजी हो जाएगा। आप लोग के जो कॉलेज में क्लास हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ के जाइए। क्वेश्चन भी आपको कॉलेज में उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और बात रही इसका, तो इसमें हम आपको यूनिट 1 को तेजी से थोड़ा करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। और कॉलेज में सर जिस तरह से क्लास पढ़ाए होंगे, जो क्लास हुआ होगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। अगर बहुत फास्ट हम आपको पढ़ा देंगे तो होगा क्या कि बहुत सारा टॉपिक स्किप होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 21 को है तो आपको क्या करना है, यहाँ तो हम डिटेल में आपको बता ही रहे हैं, और सर जो बताए होंगे वहां पे कॉलेज में उसी के अकॉर्डिंग क्लास आता भी है। तो जब भी टेस्ट वगैरह होता है कॉलेज का तो सर को फॉलो कीजिए, जो सर कौन कौन सा टॉपिक कवर किए हैं और कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट बताए हैं, कहाँ से वो भी बताए होंगे ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए। सर यूनिट 1 कंप्लीट होने में कितना क्लास लगेगा, यूनिट 1 कंप्लीट होने में कितना क्लास लगेगा, देखते हैं बच्चा। पढ़िए ना अच्छे जी, टॉपिक बाय टॉपिक बढ़िए, आज तो स्टार्ट ही हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कितना क्लास होता है, ठीक है ना। आसान है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए इंसुलेटर की बात कर ले। इंसुलेटर की बात कर ले, कुचालक। इंसुलेटर की बात कर ले, तो इंसुलेटर में क्या होता है बच्चा, इंसुलेटर जो है एक ऐसा मटेरियल है, insulator is a type of material that does not allow the electric current to pass through it due to its high electrical resistance। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होने के कारण इससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। कंडक्टर से देखे, कंडक्टर के केस में सबसे कम रेसिस्टेंस होता है और इंसुलेटर के केस में सबसे अधिक रेसिस्टेंस होता है। और हम आपको बताए किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध अधिक है, तो उससे करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इसमें रेसिस्टेंस अधिक होता है और रेसिस्टेंस अधिक होने के कारण करंट इससे फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं करता है इससे। इन द इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, अबाउट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। एनर्जी जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। देखिए हम लोग जो ये गैप है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में लिखते हैं। तो कंडक्टर के केस में कितना गैप था बच्चा, कंडक्टर के केस में तो देखिए एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहा था, ओवरलैप। तो कंडक्टर के बीच में के केस में फॉरविडेन गैप जो है, फॉरविडेन एनर्जी गैप जो है वो कितना है बताइए। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा था, कोई गैप होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्योंकि दोनों के बीच में जो है ओवरलैप होता है। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो गैप, बिल्कुल सही। वही अगर हम लोग इंसुलेटर की बात कर ले, इंसुलेटर की बात कर ले बच्चा, तो इंसुलेटर के केस में क्या देख रहे हैं, इसमें जो फॉरविडेन एनर्जी गैप है, फॉरविडेन फॉरविडेन एनर्जी गैप जो है
फॉरबिडन एनर्जी गैप ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हम आपको क्या बताए, जितना अधिक फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, जंप करने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए एक जो है तालाब आपको पार करना है, आप यहां हैं और आपको यहां जाना है, तो यहां से यहां तरफने में अगर दूरी ज्यादा है तो दिक्कत होगा। अगर यही दूरी अगर मान लीजिए इतना दूर रहेगा तो आप आसान से तरफ कर लेंगे, आसान से तरफ जाएंगे। तो यहां से यहां तरफना आसान है, यहां से यहां तरफना हार्ड है। कभी कभी तो तरफ ही नहीं जाएंगे, गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तरफ पाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तरफ पाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैप कितना होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर पाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप किसमें होता है, तो इंसुलेटर के केस में ही होता है, इंसुलेटर के केस में ही होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप। और यही वजह है जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि गैप अधिक होता है। अधिक गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, और करंट फ्लो नहीं होता है। तो इंसुलेटर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत अधिक होता है। अगर मान लीजिए कोई तालाब या कोई नाला, आपको नाला ही मान लीजिए तरफना है और बहुत गैप है बीच में, तो तरफ पाइएगा, नहीं तरफ पाइएगा। कम रहेगा तो तरफ जाइएगा, ज्यादा रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। सेम केस यहाँ पे बन रहा है, सेम केस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप हम आपको बताए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इंसुलेटर के केस में ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देयरफॉर ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू पुश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा जो है क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब आप ही देखिए ना जी, लंबा अगर गैप है, कहीं पे कूदना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कोई नाला है मान लीजिए, उसको पार करना है, तो ज्यादा गैप रहता है तो क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगा के हम लोग कूदते हैं। और यही छोटा सा रहेगा तो आराम से पैर रखेंगे और पार कर जाएंगे। अब बड़ा सा गैप होता है तो क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स लगा के कूदते हैं, तब जाके होता है। ठीक है ना, और नहीं तो कभी कभी बीचे में रह जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं और ये यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे पानी है। ठीक है ना, बारिश वगैरह होता है तो वहां पे देखते होंगे छलांग लगाते हैं हम लोग पानी से बचने के लिए। ये मान लीजिए यहाँ पे पानी है, बीच में पानी है और आपको कूदना कहाँ है, यहाँ पे कूदना है। तो अगर ये गैप जो है कम रहेगा तो आसानी से हम लोग कूद जाते हैं, कम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम एनर्जी आपको लगेगा। यही जब गैप अधिक रहेगा, अधिक रहेगा गैप, तो कभी कभी तो हम लोग कूद ही नहीं पाते हैं, तब पानी में क्या करेंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे। ठीक है ना, या अगर उससे कम गैप है तो कूदेंगे भी तो क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसमें यही चीज है, गैप अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बताएंगे आगे। ठीक है, ड्यू टू दिस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होगा, कंडक्टर के केस में, उसके बाद इंसुलेटर के केस में, सॉरी सेमीकंडक्टर के केस में, और इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो क्या करेगा, करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो एंड मेनी में कंसिडर नील अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। बहुत ही कम कंडक्टिविटी होता है, हम लोग मान के चलते हैं जो होता ही नहीं है कंडक्टिविटी। नील, नील का मतलब जीरो हो गया। ठीक है ना, नील का मतलब जीरो, जीरो कंडक्टिविटी होता है, मतलब कि कोई कंडक्टिविटी इसमें होता ही नहीं है। याद रखिए, कंडक्टिविटी चालकता, कुचालक में जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, कुचालक से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। कुचालक का एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो जैसे सूखा लकड़ी हो गया, ठीक है ना, वो कुचालक का एग्जाम्पल हो गया। जब भी जो है आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी को जो है शॉक वगैरह लगता है तो बोला जाता है जो सूखा लकड़ी है उससे मारने के लिए, कभी भी आपको नहीं बोलेगा
जो भींगा लकड़ी जो है उससे या हरा चीज से करने के लिए, जो हरा पेड़ होगा उसमें कनेक्टिविटी होता है बच्चा, ठीक है ना। बट जो सूखा पेड़ होता है या सूखा लकड़ी होगा उसमें कनेक्टिविटी नहीं होगा, वो कुचालक होता है, ठीक है। ग्लास हो गया वो कुचालक हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इंसुलेटर है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, बता ही दिए थे आपको, जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसको हम और नहीं खींचेंगे, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हो गया, इंसुलेटर का एग्जाम्पल एयर हो गया, हवा, माइका हो गया, ठीक है ना, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब जो है इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होता है। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले बच्चा, तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। हम लोग को इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, सेमीकंडक्टर को लेकर ही बढ़ना है। हम क्यों इससे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर को समझाए, इसलिए समझाए क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल सके। तो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है ना बच्चा, वो दोनों के बीच में होता है, इंसुलेटर से अधिक और कंडक्टर से कम होता है। रेसिस्टिविटी भी आप देखेंगे उसको तो दोनों के बीच में होता है, रेसिस्टिविटी बोलिए या कंडक्टिविटी बोलिए, दोनों के बीच में होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी के मामले में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर का, उसके बाद सेमीकंडक्टर का, सबसे कम इंसुलेटर का। रेसिस्टिविटी के टर्म में बात कर ले तो सबसे अधिक रेसिस्टिविटी किसका होगा, इंसुलेटर का, उसके बाद सेमीकंडक्टर का और उसके बाद कंडक्टर का। मतलब जिसमें जितना कंडक्टिविटी होगा उसमें उतना ही कम रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है ना। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब हम सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर में तो देख लिए, सेमीकंडक्टर में बच्चा हम आपको क्या बोले, अगर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी की बात कर ले तो ये बीच में होता है, दोनों के बीच में कंडक्टिविटी सबसे अधिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक, उसके बाद सेमीकंडक्टर का और सबसे कम इंसुलेटर का, 0 ही मान के चलते हैं हम, ठीक है। उसी तरह से रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता की बात कर ले, रेसिस्टेंस की बात कर ले, रेसिस्टिविटी तो सबसे अधिक किसका होगा, इंसुलेटर का होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर का और सबसे कम किसका हो जाएगा, कंडक्टर का। तो देखिए रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी दोनों के टर्म में क्या हो गया, सेमीकंडक्टर बीच में, एकदम बीच में रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग सेमीकंडक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, या जिसका रेसिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। द सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन बिटवीन का मतलब क्या हो गया, बीच में, इन बिटवीन का मतलब हो गया बीच में, इन बिटवीन का मतलब हो गया, काहे भाई काहे हैंग कर रहा, हाँ, इन बिटवीन का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन का मतलब हो गया बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। इन ए सेमीकंडक्टर forbidden energy gap between valence band and conduction band is very small, about 1 electron volt as compared to insulator। इंसुलेटर से अगर कंपैरिजन करें
तो इसमें क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। हम आपको बताए गैप जितना कम होगा करंट उतना ही आसानी से फ्लो करेगा, क्योंकि कंडक्टर के केस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा था तो करंट फ्लो करना और भी आसान था। इसमें जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मतलब कम गैप है। अब मान लीजिए ना आपको जो है पार करना है, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा, आराम से पार कर जाएंगे, और वही लंबा रहेगा, ठीक है ना, बड़ा सा है तो पार नहीं कर पाइएगा, कूद नहीं पाइएगा। तो यहाँ सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर पाता है, यहाँ से जो है उछल के वहां पे जा पाता है, ठीक है। बट उतना ज्यादा भी नहीं जा पाता है, क्योंकि इसमें भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है गैप। कंडक्टर से अगर कंपैरिजन करें तो उसमें तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा था, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट इसमें क्या होता है कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना। इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ठीक है। तो जब भी आप लिखिएगा सेमीकंडक्टर के बारे में तो ये जो है डायग्राम जरूर बनाइएगा। Therefore, a smaller electric field smaller than insulator but greater than conductor, कंडक्टर से अधिक चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कंडक्टर में तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो उसमें तो आराम से पार कर जाएगा, ठीक है ना। और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा है तो उसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और सेमी कंडक्टर में क्या चाहिए, उससे कम चाहिए। किससे कम चाहिए, इंसुलेटर से कम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और कंडक्टर से अधिक चाहिए। इज रिक्वायर्ड टू पुश द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इसमें क्या चाहिए, कंडक्टर से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इंसुलेटर से कम चाहिए। और इस केस में करंट फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर के केस में करंट फ्लो करता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उसका कंडक्टिविटी बढ़ते चला जाता है ना, बढ़ते चला जाता है। और ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। इधर हम सेमीकंडक्टर लिख लिए और इधर एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। और जितना कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उतना सहूलियत होगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, है ना। सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर में, और इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया। ये सब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया बच्चा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर की बात कर ले, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, 14 होता है, ठीक है ना। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बताइए कोई आप में से, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बताइए तो आप लोग, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बच्चा, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 32। वेरी गुड। कार्बन का बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 होता है, ठीक है ना। अब ये चार जो आप देख रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब जो है सेमीकंडक्टर है। कैसे पहचानेंगे, तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। तो जैसे सिलिकॉन में देखिए 2 8 4 14 हो गया, 2 8 2 10 10 8 14। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सबसे बाहरी कक्षा में। ये इसका 3 कक्षा है जिसमें सबसे बाहरी कक्षा इसका क्या है, ये है। और सबसे बाहरी कक्षा में
जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है ना। मेटल के केस में 1 2 3 होगा, और नॉन मेटल के केस में 5 6 7 होता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जर्मेनियम को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, 2 8 18 4, ठीक है। कार्बन का हो गया 6, 2 और 4 हो गया। सेलेनियम का एक बार एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, 1 मिनट चेक कर लेते हैं बच्चा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सेलेनियम सेलेनियम का बताइए आप लोग। सेलेनियम जो है इसका 34 होता है, सही है, ठीक है। सेलेनियम का भी एटॉमिक नंबर 34, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अब इसमें देखिए जो भी सेमीकंडक्टर है ना बच्चा, सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, बाकी से हम मतलब ही नहीं रखेंगे, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों को एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। यही दोनों हम लोग का दोस्त है। इसी दोनों के बारे में हम लोग पूरा जो है बात करेंगे। जब भी हम आपसे बात करेंगे तो इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। कार्बन सेलेनियम का बात आपसे हम नहीं करने वाले हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बात करेंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। इसमें जो है 3 सेल होगा। सिलिकॉन में 8 4 2 8 4 3 सेल होगा, और जर्मेनियम में क्या होगा, 4 सेल होगा। थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा। तो हम बोल रहे हैं सिलिकॉन का हो गया 2 8 और 4 हो गया। जर्मेनियम का हो गया 32 हो गया। 2 8 18 और 4 हो गया। अब देखिए इसमें 3 सेल हो गया, 1 2 3, ठीक है। ये न्यूक्लियस के नजदीक हो गया। और न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, अंदर में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे पहला कक्षा में क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में 8 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया। और तीसरी कक्षा में 4 हो गया, 1 2 3 4। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिए, 4 हो गया। उसी तरह जर्मेनियम में क्या है, 1 2 3 4, 4 गो सेल होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला जो है इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 4 5 6 7 8। तीसरी में 18 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा है इसमें 4 होगा। अब समझिए बच्चा, यहां पे 3 सेल हुआ और यहां पे 4 सेल हो गया। तो अब हमको बताइए आप, जो न्यूक्लियस से नजदीक कौन होगा, इसमें 3 ही है,
तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से नजदीक होगा, क्योंकि इसमें सेल क्या है, 3 है, 3 ही कक्षा है, और इसमें क्या है, 4 है। तो न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा उतना क्या होगा, टाइटली बॉन्ड होगा, ठीक है ना, उतना टाइटली बॉन्ड होगा। और न्यूक्लियस से जितना दूरी बढ़ेगा, जितना दूर चले जाएंगे उतना क्या होगा, लूजली बॉन्ड होगा, ठीक है ना। जैसे चुंबक को देखते हैं बच्चा, चुंबक को अगर लोहा के पास लाएंगे ना तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वहां पे, और दूर ले जाएंगे तो कम अट्रैक्शन आपको दिखेगा। तो ये क्योंकि इसमें 3 ही सेल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से नजदीक होगा, 3 ही सेल है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बॉन्ड होगा। और इसमें 4 सेल है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड का वो थोड़ा लूजली बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन में लार्ज टेम्परेचर पे भी ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइटली बॉन्ड रहता है। और इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ाएंगे तो ये ब्रेक होने का चांस रहता है, ब्रेक होना है। तो जब भी आपको लार्ज टेम्परेचर रहे, जहां पे लार्ज टेम्परेचर रहे, वहां पे अगर आपको काम करना है, प्रीफर करना है, तो सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन को हम प्रीफर करते हैं। हम बोलेंगे सिलिकॉन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है टाइटली बॉन्ड होता है, इसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ब्रेक नहीं करता है, ये लार्ज टेम्परेचर पे काम करता है, लार्ज टेम्परेचर पे काम करता है। दूसरा क्या बोलेंगे, इसमें स्मॉल लीकेज करंट होता है, स्मॉल लीकेज करंट होता है, स्मॉल लीकेज करंट होता है। तीसरा क्या बोलेंगे, तो ये जो है नेचर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एबंडेंटली बोलते हैं, बहुत ही अधिक अमाउंट में नेचर में पाया जाता है सिलिकॉन। तो दैट्स व्हाई हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा यूज करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर आपको पूछे तो सिलिकॉन का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है जो हर जगह पे सिलिकॉन यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सिलिकॉन को हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लार्ज टेम्परेचर पे भी काम करता है। और कोई भी डिवाइस है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जब आप सप्लाई देंगे, जब आप पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वो हीट होना शुरू कर देगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को उठा करके देखिए तो वो हीट होना शुरू कर देता है, और हीट होगा तो अगर वो टाइटली बॉन्ड नहीं है उसका इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, वो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो जो लार्ज टेम्परेचर पे काम कर सके उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, वैसे जगह पे जहां पे टेम्परेचर का इशू है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। ये बात को भी दिमाग में आपको क्या करना है, बैठा के रख लेना है, ठीक है। ये बेसिक था जिसको हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए, बाकी ये दोनों पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको दिमाग लगाना है सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सारा प्रॉपर्टीज आप ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर, ये भी हम आपको बता दिए। जो रेसिस्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का वो इंसुलेटर से कम होगा, कंडक्टर से अधिक होगा। सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिमाग में बैठा लीजिए बच्चा, हम आपसे दोबारा गलती होना नहीं चाहेंगे। जब भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टर पूछेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर फिर घटाएंगे, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। दैट इज, देखिए यहां पे लिख भी दिए, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। When a suitable metallic impurity is added to semiconductor, its current conducting property change appreciably, ठीक है ना। तो जब हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तो क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। हम आपको आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें हम आपको ये सब चीज बताएंगे। जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना बच्चा, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया ना, इसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग जो है डोपिंग बोलते हैं। और अशुद्धि मिलाने का मकसद मेरा क्या होता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाना, चालकता को बढ़ाना, ठीक है ना।
तो आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम आपको ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। क्योंकि क्लास ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, अब और करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास लेंदी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।